हेलो विद्यार्थियों, आज हम मानव जाति के उद्भव की श्रृंखला में द्वितीय व्याख्यान में मानव प्रजातियों के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने कल के व्याख्यान में जाना कि प्राचीन मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उसने जीवन के कौशल को किस प्रकार सीखा और जिया। आज हम मानव जाति के विभाजन और उनमें पर्याप्त समान आनुवंशिक विशेषताएं और उनके आधार और किस प्रकार अलग अलग प्रजाति की अलग अलग पहचान है, इसके बारे में जानेंगे। प्रजाति की परिभाषा पूर्ण सटीकता से नहीं की जा सकती। कारण है कि मनुष्य एक सर्वाधिक विभिन्नता लिए उपकरण बनाने वाला प्राणियों में से है तथा प्रत्येक मनुष्य विशिष्टता वाला है जो न्यूनाधिक मात्रा में अपने प्रत्येक साथी से विभिन्नता रखता है। फिर भी सभी मनुष्यों में पर्याप्त समानताएं भी पाई जाती हैं, अतः उनका मानव रूप में वर्गीकरण कुछ सीमा तक तो संभव है। मनुष्यों के कुछ समूह में वर्गीकरण हेतु ऐसे पर्याप्त लक्षण पाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम निश्चय पूर्वक कतिपय प्रजाति रूपों में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेस यानी प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है। अंग्रेजी भाषा में रेस अर्थात प्रजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जिसे थॉमस डी गॉबिन्यू नामक व्यक्ति ने पहली बार किया, जिसे उन्होंने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव प्राणियों का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा चिन्हित विशेषताएं थी त्वचा का रंग, सिर का आकार, केश और शरीर की रचना। बाद में सामाजिक डार्विनवाद ने प्रजाति के अर्थ में और असमंजस पैदा कर दिया। सामाजिक डार्विनवाद से जैविकीय क्षेत्र यानी जिसमें स्पीसीज के बीच संबंधों के रूप में प्रयोग किया जाता है कि जैविकीय विचार को समाज शास्त्रीय क्षेत्र तक विस्तारित किया गया। यही नहीं, 19वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में उपनिवेशवादी यूरोप के समुद्र के पार विस्तार ने इस विचार को सशक्त बना दिया कि गोरी प्रजाति के लोग श्रेष्ठ होते हैं। सौभाग्यवश आजकल इस विचार को व्यापक रूप से भ्रामक माना जाता है। मानव प्राणियों को आसानी से प्रजातियों के स्पष्ट क्रम में बांटा जा सकता है। इस विचार को एक जैविकीय तथ्य की अपेक्षा राजनीतिक और सामाजिक रचना माना जाता है, जो मानवीय जननिकता यानी जेनेटिक्स की अपेक्षा प्रजातिवाद यानी नस्लवाद की उपज है। सामान्यतः प्रजाति शब्द का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए संस्कृति यानी लेटिन प्रजाति उसका उदाहरण है, परंपरा यानी एंग्लो सेक्शन प्रजाति, भाषा यानी सिमेटिक या आर्यन प्रजाति तथा राष्ट्रीयता जैसे फ्रांसीसी, अंग्रेज, जर्मन या अमेरिकन प्रजाति को जातीय वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयोग करना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि न तो वह शरीर की रचना की विशेषता पर आधारित है और न ही आनुवांशिक और स्थायी है। एक अंग्रेजी बोलने वाला और इंग्लैंड में जन्मा नीग्रो बालक उस भ्रामक धारणा के आधार पर अंग्रेज जाति का सदस्य समझा जा सकता है, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। अब मानव प्रजाति के वर्गीकरण में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। प्रजाति की उत्पत्ति का विषय अपने आप में एक विवादपूर्ण विषय है। सामान्य रूप से एक व्यक्ति को दो विरोधी विचारधाराओं से सामना करना पड़ता है। एक विचारधारा के अनुसार प्रजाति की विरोधी विचारधारा
एक विचारधारा के अनुसार प्रजाति की भिन्नता मानव विकास की आरंभिक अवस्था से पाई जाती है। दूसरी विचारधारा के अनुसार सभी प्रजातियों का विकास समान रूप से हुआ है, उनमें अंतर बाद में विकसित हुआ है। यानी इस तरह के दो मत हैं। पहला मत कहता है कि आरंभ से ही सभी प्रजातियों में आरंभिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा मत ये कहता है कि सभी प्रजातियों का विकास समान रूप से हुआ है, परंतु उनका अंतर बाद में विकसित हुआ है। मानव प्रजाति का वर्गीकरण फिर भी निश्चित आनुवांशिक गुणों के आधार पर किया जाता है। सभी मनुष्यों के उच्च विकसित स्नायुविक प्रणाली जैसे रीढ़, अस्थियां, सीधी मुद्रा, बाल, हाथ इत्यादि होते हैं। इस प्रकार हम त्वचा, वर्ण, आंखों के रंग, आकार और बालों के रंग, नाक की बनावट, होठों की मोटाई, चेहरे का बाहरी भाव, कद, ललाट की बनावट और अन्य सभी प्रकार के लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का हम वर्गीकरण करते हैं। क्योंकि एक ही लक्षण में पाए जाने वाले अंतर के आधार पर मानव जाति के भिन्न भिन्न समूहों का वर्णन अपर्याप्त है। यह आवश्यक हो सकता है कि हम उसके लिए एक विशिष्ट परिस्थिति में निदानात्मक अंतरों को भी सम्मिलित करें। इस प्रकार दो प्रजातियां बालों के रंग, शारीरिक संरचना, आंखों तथा त्वचा के रंग में समान हो सकती है, किंतु वे कद, ललाट के आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न होती हैं। इसके विपरीत दो प्रजातियां सिर के आकार में समान हो सकती हैं, जबकि उनका आंखों का रंग और बालों का रंग भिन्न हो सकता है। तो सिद्धांततः प्रजातियों के वर्गीकरण की समस्या के लिए यह विचार पर्याप्त होना चाहिए, किंतु वास्तविकता में इसमें अनेक कठिनाइयां हैं। प्रथम तो यह है कि इस क्षेत्र में कोई निरपेक्ष सूत्र नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि जैसे जैसे अनेक संकेतों का उपयोग किया जाता है, उतने ही सम्मिश्रित उसे वो दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार प्रजातीय वर्गीकरण में प्रयुक्त कई लक्षणों में भी व्यक्तिपरक तत्व ही स्पष्ट आधार होता है। उदाहरण के लिए 3 लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण की अपेक्षा 15 लक्षणों पर आधारित प्रणाली कई सम्मिश्रणों को प्रस्तुत कर देगी। अतः पुस्तकों में प्रजातियों की कुछ भिन्नता से लेकर 20 विभिन्नताओं का वर्णन मिलता है। प्रजातीय दृश्य इस प्रकार से अत्यंत जटिल है और कोई भी सुव्यवस्थित वर्गीकरण का उपयोग बिना किसी सुविचारित हेर फेर के नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि इस विषय के विद्वान मानव जाति के विशिष्ट रूप को प्रजातीय मान्यता के आधार पर स्वीकार करेंगे। मानव शास्त्रियों ने प्रजाति की परिभाषा इन शब्दों में की है कि प्रजाति मानव जाति का एक प्रमुख भाग है जो नस्ल की शारीरिक विशेषताओं से चिन्हित है। सांस्कृतिक मानव शास्त्रियों ने एक अन्य समूह द्वारा प्रजाति की परिभाषा निम्न प्रकार से की है कि प्रजाति ऐसे लोगों का समूह है जिसमें न्यूनाधिक मात्रा में स्थायी पहचान के लक्षण पाए जाते हैं, जिनके साथ संबंधित व्यक्ति कुछ निश्चित अर्थ जोड़ता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में प्रजाति को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि प्रजाति मानव जाति में ही एक ऐसा जैविकीय समूहीकरण है जो अनुवांशिक रूप में हस्तांतरित किए जाने वाले विभिन्नताओं के आधार पर पहचाना और वर्गीकृत किया जाता है। पूर्व में भौतिक लक्षणों जैसे कि चमड़ी का रंग और बालों के प्रकार को 3 से 5 जैविक प्रजातियों यानी कॉकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड और बाद में ऑस्ट्रेलॉइड व अमेरिकन इंडियन को वर्गीकरण करने में उपयोग में लाया जाता था। अधिक सूक्ष्म तकनीकों जैसे रक्त की किस्में और वंशानुगत रोग और क्षेत्रीय अवरोध को गणना में सम्मिलित करने के परिणाम स्वरूप 8 अथवा 9 भौगोलिक प्रजातियों में वर्गीकरण किया गया। यद्यपि विशेषज्ञ शब्दावली और सटीक वर्गीकरण के बारे में भिन्न भिन्न मत रखते हैं।
तथापि प्रजातियों के निम्न वर्ग सामान्यतः स्वीकृत किए गए हैं। पहला कॉकेसाइड यानी यूरोपियन, दूसरा निग्रोइड यानी अफ्रीकन, तीसरा मंगोलॉइड यानी एशिया अथवा पूर्वी देश, चौथा इंडिक यानी हिंदू, पांचवा ऑस्ट्रेलॉइड यानी ऑस्ट्रेलियन, छठा पॉलिनेशियन, मलेशियन, माइक्रोशियन। कभी कभी इन तीनों को सामुद्रिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तथा अमेरिकन इंडियन, जो कि इस स्क्रीन पे दिखाए गए चित्र के द्वारा हमें स्पष्ट हो रहा। इन प्रजातियों का स्थानिक वितरण और एकत्रीकरण सामान्य रूप से कॉकेसॉइड यूरोप में, मंगोलॉइड का एशिया में, नेग्रोइड का अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि इस चित्र से हमें स्पष्ट होता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि ये प्रजातियां इन महाद्वीपों तक ही सीमित रही, जिसको हम इस उदाहरण से समझेंगे कि कॉकेसाइड प्रजाति न केवल यूरोप में ही पाई जाती है, बल्कि अफ्रीका के उत्तरी तट के सहारे की मेखला में, एशिया माइनर यानी तुर्की, ईरान से बलूचिस्तान तक और उत्तरी भारत में भी पाई जाती है। दूसरा उदाहरण मंगोलॉइड प्रजाति मुख्यतः मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों और अमेरिका के पश्चिमी भाग, जिसे रेड इंडियंस कहा जाता है, आर्कटिक प्रदेश यानी कनाडा और ग्रीनलैंड का क्षेत्र में एस्किमो और साइबेरिया के याकूत पाए जाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में मंगोलॉइड प्रजाति प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के चारों ओर पाई जाती है। निग्रोइड प्रजाति का मुख्य एकत्रीकरण सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अफ्रीका में पाया जाता है, किंतु ये लोग इंडोनेशिया यानी पिग्मी समूह, न्यू गिनी, पेपुआ और मलेशिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलॉइड लोग, जो नीग्रो और द्रविड़ यानी दक्षिण भारत लोगों का मिश्रण है, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और विशेषकर महाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भागों में। तीनों प्रमुख प्रजाति समूह अर्थात कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड और निग्रोइड के शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हेडन और क्रोगमन का वर्गीकरण इस सारणी में सारी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से